So good morning again. Okay, so we are discussing Cohen-Sutherland line clipping. So we'll complete that particular part first, and we will see the remaining parts. Okay, am I audible to you? Yes, am I audible to you? Okay, thank you, Saba. Now, uh, if particular students have not attended previous sessions, they can see the recorded session. Okay, so it is not possible that we will wait until and unless all students can join this session. So what you can do is, okay, I am giving the recorded session also. Okay, recording also going on. Okay, for the last session. So I will upload that particular session on the YouTube. You can watch it as per your convenient time. Okay, so don't worry about that particular part also. Now, we will discuss. We have to complete the discussion. Okay. So up to this point, we have discussed how to identify the region code, right? So this is a problem. Okay, use the Cohen-Sutherland algorithm to clip lines P1 3510 to P2 6540, and second line is P3 to P4. So this is the first line P1 to P2, and P3 to P4 is the second line. So there are two lines. We want to clip it against the given window, okay, against this particular window. Okay, window is given with the coordinates 50, 10, 80, 20, 80, 10 एंड सो ऑन. ओके, सो आप हमें विंडो के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, पहले विंडो बनाएंगे. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है 50, 10, बाद में 80, 10, 80, 40, 50, 40. कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिया है, क्वेश्चन पेपर में ही दिया है हमें. ये कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन पेपर में दिया है. उसके हिसाब से हम विंडो बनाएंगे पहले. ये विंडो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहला लाइन लेंगे. तो पहला लाइन जो है हमारा, we will wait for 1 or 2 minutes so that more candidates can join. Sanika Pange, join from only one particular device. Okay, ठीक है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ओके, उसके हिसाब से हम पहले विंडो बनाएंगे. विंडो के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमने विंडो बना दिया. इसके बाद हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. P1 टू P2 हमारा पहला लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. इसके हिसाब से हमने P1 और P2 ये लाइन बनाया. ठीक है. तो हम यदि ऑब्जर्वेशन भी करेंगे तो हमें पता चलता है कि लाइन का कुछ पार्ट विंडो में आ रहा है. तो हमें क्या करना होगा, ये पार्शियली विजिबल की केस में आएगा. ओके, इट विल बी कम्स अंडर अ पार्शियली विजिबल केस. कि पूरा लाइन विजिबल नहीं होगा, ये पार्शियली विजिबल होगा. ओके, कुछ पार्ट इसका कट जाएगा, मतलब क्लिप हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, P1 के लिए पहले रीजन कोड बनाएंगे. तो P1 कहाँ पर है, P1 कहाँ पर है, यदि हम यहाँ पर विंडो कंसिडर करेंगे तो P1 कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है. ठीक है. तो P1 टॉप में है क्या, नहीं है, तो P1 का टॉप क्या आएगा, 0 आएगा. बॉटम में भी है क्या, नहीं है, ये मिडल में है, तो बॉटम 0 आएगा. राइट में है क्या, नहीं है, तो राइट 0 आएगा. लेफ्ट में है क्या, यस, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट 1 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हम P2 के लिए रीजन कोड फाइंड करेंगे. यदि P2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो P2 टॉप में है क्या, है, यस, तो 1 आएगा. बॉटम में नहीं है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है. तो अब यदि P1 का रीजन कोड देखेंगे तो ये 0000 नहीं है. P2 का भी रीजन कोड 0000 नहीं है. तो लाइन कंप्लीटली विजिबल नहीं है. वो तो पॉसिबिलिटी हमारा खत्म हो गया. लाइन इज नॉट कंप्लीटली विजिबल. ओके, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, लाइन पार्शियली विजिबल हो सकता है. पार्शियली विजिबल है या है क्या, नहीं है, ये कैसे करेंगे हम, ये दोनों रीजन कोड को क्या करेंगे, एंड करेंगे. यदि इन दोनों को एंड किया तो 100 आएगा, कि 000 000 एंड 010. तो ये एंड ऑपरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब लाइन क्या है, पार्शियली विजिबल है. अभी यह अब लाइन यदि पार्शियली विजिबल है तो उसके हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. हमने देखा था लास्ट सेशन में. ओके, पार्शियली विजिबल लाइन के लिए क्या करते हैं हम, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए हमारा मेथड क्या होगा, कि पहले हम स्लोप निकालेंगे लाइन का. लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, इट इज वेरी इजी. ओके, इन 8 और 9 स्टैंडर्ड वी हैव सीन इट. y2 minus y1
अपॉन x2 माइनस x1, सो 40 माइनस 10 डिवाइड बाय 62 माइनस 35। ओके, इसके हिसाब से हमने लाइन का स्लोप निकाला। ओके, पॉइंट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही लिख सकते हैं। 40 माइनस 10 कितना 30, 65 माइनस 35 कितना आएगा 27। तो ये स्लोप निकालने के बाद हम इक्वेशन यूज करेंगे y1 इक्वल टू, ये भी हमारा इक्वेशन हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है हमने। ओके, जो हमारा स्लोप का इक्वेशन है उसके हिसाब से ही बनाया है हमने। तो y1 इक्वल टू m इंटू एक्सएल माइनस एक्स प्लस वाई। तो m की वैल्यू हमें मिली मिली है यहाँ से, तो m की वैल्यू रखेंगे। एक्सएल मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट। एक्सएल मतलब क्या, विंडो का लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट। क्या है विंडो का लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट 50। विंडो का राइट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट 80। विंडो का बॉटम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, विंडो के बॉटम का कोऑर्डिनेट 10। विंडो के टॉप का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 40। बॉटम में कम होता है, टॉप में बड़ा होता है, आपको पता है ये। ठीक है, तो m इंटू एक्सएल क्या है हमारा 50। एक्सएल क्या है, लेफ्ट कोऑर्डिनेट क्या है 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी इस पॉइंट के लिए 35। ओके, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10। y की वैल्यू कितनी आएगी 10। ओके, ये हम यदि पुट करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये 26.66। ये क्या आया y1 आया। किस पॉइंट के लिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए y1 आया। सिमिलरली हम क्या बनाएंगे, x1 भी निकालेंगे। ओके, सिमिलरली हम y2 निकालेंगे और x2 निकालेंगे, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। ओके, और इतना ही हमें करना था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने थे, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x1 y1, बाद में इस पॉइंट के x1 y1 निकालने थे। ओके, तो ये I1 है तो x1 y1 आएगा, ये I2 है तो x2 y2 आएगा। केवल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ओके, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखेंगे। जब y निकालते हैं तो हम m यूज करते हैं, और जब x निकालते हैं तो 1/m यूज करते हैं। ओके, यही आपको याद रखना है। एक बार आप यदि सॉल्व करके देखोगे सारी वैल्यूज पुट अप करके, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए y के लिए हमने 10 दिया है, x के लिए हमने 35 लिया है। देखो ना, इस पॉइंट के लिए y 10 है, x 35। सिमिलरली जब इसके लिए हम निकाल रहे थे, इसके लिए, तो उसके हिसाब से हमने वैल्यू ली। एनी डाउट हियर? यस, आस्क मी। Any doubt in this particular discussion? How to calculate the intersecting points? ये कुछ नया नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो 8 9 10 स्टैंडर्ड में स्लोप के इक्वेशन से आप निकालते थे। ओके, ओके, सो यू कैन इजीली, सबा यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज केवल पुट अप करना है और आंसर निकालना है। वेरी गुड। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? सबा को डाउट्स नहीं है इसका मतलब सभी लोगों को डाउट्स नहीं, ऐसे मैं नहीं मानता हूँ। किसी को डाउट्स होगा तो पूछ लो, अभी पूछ लो। ओके, वन स्ट्रोक ही हम खत्म करेंगे, बार बार वही चीजें लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इम्पोर्टेंट पार्ट रीजन कोड है, ये केवल वैल्यूज पुटअप करने करके निकालने की चीजें है। ऐसे मत सोचो कि हम कैसे पूछेंगे, एक को समझ में आया बाकी लोगों को नहीं है, तो आप पूछ सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस ऑनलाइन सेशन, अदरवाइज आई विल गिव अ रिकॉर्डेड सेशन ओनली। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी अदरवाइज। चिन्मय, डू यू हैव एनी डाउट? Any other student? Okay, I am not taking a name means it is not the case that, okay, I am not bothering the students. Sai, Sanika, Shruti, Abhijit, Dia, Omkar, anyone from you. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we will go for a next point. Okay, okay, thank you. So next point मतलब क्या, और हम एग्जाम्पल देखेंगे। okay? और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Just 1 minute. Okay, I will save the previous recordings.
This is one more problem. Okay, this is also from a previous question paper. Use Cohen-Sutherland algorithm to clip lines P1. This is P1. It is there is some printing mistakes. Okay, आता printing mistake भी हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा कि ये P1 है. And this is P2 75,45. Okay, ये पहली लाइन है. ओके बाद में P3 to P4 दूसरी लाइन है. अगेंस्ट अ विंडो, विंडो के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं. ओके विंडो के कोऑर्डिनेट्स सेम है, आप यदि आइडेंटिफाई करोगे तो वही विंडो है जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन में हमने देखी थी. केवल क्या बदले हैं, लाइन के कोऑर्डिनेट्स केवल बदले हैं. लाइन के कोऑर्डिनेट्स 40 15 एंड 75 45 ये दिए गए हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, P1 के लिए रीजन कोड निकालेंगे. P1 कहाँ पर प्रेजेंट है हमें दिखाई दे रहा है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, याद ये अच्छी तरह से ध्यान दो ये चीज को. ठीक है, हमें विंडो के कोऑर्डिनेट तो पता है. जब हम लाइन का पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब P1 को हम जब लिखते हैं तो P1 के कोऑर्डिनेट कैसे है, 40,15 है. यदि ये 50 है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 50 है इस पॉइंट का, तो 40 इस साइड आएगा, यहीं पर आपको दिखाना होगा. ओके यदि ये y कोऑर्डिनेट 10 है तो 15 यदि y कोऑर्डिनेट होगा तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर ही दिखाना होगा आपको. आप यदि ये गलत चीज तरीके से यहाँ पर दिखाओगे, यहाँ पर दिखाओगे पॉइंट, तो गलती हो जाएगी, रीजन कोड बदलेगा. और यदि रीजन कोड चेंज हुआ तो पूरा लॉजिक खत्म. ओके तो आपको रीजन कोड अच्छी तरह से निकालना है, बाकी पार्ट बहुत इजी है. तो रीजन कोड निकालने के लिए आपको उस पॉइंट को करेक्ट रीजन में दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और एक पॉइंट के लिए P2 के लिए रिपीट करता हूँ. P2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 75, मतलब 80 के नीचे है. ओके तो P2 का हमें 80 के पहले दिखाना होगा. ओके इस डायरेक्शन में 80 के पहले दिखाना होगा. राइट, एनोटेट करता हूँ. ओके ये 80 है हमारा. ओके तो 80 के पहले यहाँ पर कहीं पर हमें P2 को दिखाना होगा. ओके एग्जैक्टली कहीं पर दिखाना होगा, वो y से पता चलेगा. और y क्या है, P2 का 45 है. 45 है मतलब ये क्या है, y लाइन. ये लाइन क्या है कि ओके ये क्या है हमारी y सॉरी ये y हमारी 40 है. तो इसके ऊपर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर दिखाना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ दिखाना है हमें. ओके जहाँ दिखाया गया है वहां पर दिखाना है. तो के कौन से रीजन में आएगा ये P2, P2 हमारे इस रीजन में आएगा. कौन से, इस रीजन में P2 आएगा, यहाँ पर आएगा. उन्होंने भी दिखाते समय थोड़ी गलती की है, यहाँ पर वो बॉर्डर तक चले गए, एक्चुअली बॉर्डर तक नहीं, थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा, इस रीजन में आएगा. यदि हम ये पॉइंट यहाँ दिखाने के बदले हम यदि यहाँ दिखा देते हैं तो उसका रीजन कोड चेंज होता है. इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यदि हम यहाँ पर दिखाएंगे तो ये कहाँ पर है, टॉप में है, यस 1 आएगा. बॉटम में है, 0 आएगा. राइट में है क्या, नहीं है राइट में, ये मिडल में है तो 0 आएगा. और लेफ्ट में है क्या, लेफ्ट में भी नहीं है तो 0 आएगा. ठीक है, सिमिलरली वी विल गो फॉर P1. P1 के लिए हम सॉल्व करेंगे. तो P1 कहाँ पर है, देखो टॉप में है क्या, नहीं है, 0 आएगा P1. बॉटम में है क्या, बॉटम में भी नहीं है तो भी क्या आएगा, सॉरी बॉटम में भी नहीं है तो 0 आएगा. राइट में है क्या, नहीं है राइट में, 0 आएगा. लेफ्ट में है क्या, यस लेफ्ट में है तो 1 आएगा. Okay, तो ये P1 का रीजन कोड होगा और ये P2 का रीजन कोड होगा. दोनों के रीजन कोड 0000 नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियली विजिबल होएगा तो कंडीशन चेक करनी होगी, दोनों को ऐड करना होगा. ऐड करने के बाद एंड ऑपरेशन 0000 आता है इनका, इसके लिए लाइन क्या है, पार्शियली विजिबल है. पार्शियली विजिबल है तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. Okay, अब यदि ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर. तो ये जो P1 और P2 के रीजन कोड निकाले गए हैं वो रॉन्ग है. इट इज पॉसिबल दे मे डू सम मिस्टेक. कि P1 का रीजन कोड क्या चाहिए, 0001 चाहिए, ये तो करेक्टली निकाला है. लेकिन P2 का रीजन कोड क्या चाहिए, 1000 चाहिए. और 1000 ही होना पड़ेगा उस P2 के रीजन कोड को, क्योंकि पॉइंट तो टॉप में है. टॉप में है इसका मतलब टॉप क्या आना चाहिए, 1 आना ही चाहिए. बाकी तो ठीक है.
तो गलती हो सकती है। इसके लिए आपको अच्छी तरह से ये देखना होगा। ओके, यदि यहाँ पर गलती हो गई, देखो हाँ, अभी अच्छी तरह से ध्यान दो, यहाँ पर उन्होंने गलती की, फिर भी एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट परफेक्ट है। रिमेनिंग पार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स उन्हें अच्छे से बराबर निकालने हैं, क्योंकि एंड ऑपरेशन 0 0 0 आ गया है। यदि आप रीजन कोड P2 का 1000 भी लेते, P2 का रीजन कोड 1000 भी करेक्टली लेते, तो भी एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 ही आता। इसके लिए रिमेनिंग पार्ट में आप यही करते। ओके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स उन्होंने करेक्ट निकाले हैं, लेकिन P2 का रीजन कोड लिखते समय मिस्टेक की है, वो आपको नहीं करनी है। पॉसिबल है, ये हो सकता है, मॉडल पेपर है तो किसी ने तो बनाया हुआ है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन आपको करेक्टली ही करना है, आपको प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। ओके, यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका एंड ऑपरेशन करते हैं और एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 आता है, तो रिमेनिंग पार्ट कॉमन रहता है, इसकी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Okay, I'm getting a call. Hello, sorry for the disturbance. There are some calls related to admissions. That's why there is. Okay. So we will discussing that particular part. तो यहाँ आप यदि देख लोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है, तो यहाँ आप अब यदि देख लोगे तो पता चलेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन एंड ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट 0 0 0 0 आ रहा है। इसके लिए रिमेनिंग प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम इश्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे, इस तरह से ही उन्होंने पहले स्लोप निकाला है। स्लोप कैसे निकालेंगे, उस लाइन के लिए स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 45 माइनस 15 अपॉन 75 माइनस 40, उसके हिसाब से स्लोप निकाला है, और स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन में पुट करके हर एक पॉइंट पॉइंट के लिए जो x1 y1 है, ओके, और यहाँ पर जो x1 y1 है उसे निकाला है और शो किया है। यहाँ पर मार्क करते समय भी उन्होंने इस पॉइंट को y1 और इस पॉइंट को x1 दिया है। बेटर क्या है, x एंड y अपने कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो पॉइंट्स को मार्क करते समय आप थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करो। यहाँ पर I1 बोलो, यहाँ पर I2 बोलो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना ये, तो इसे I1 बोल दो, क्या y1 x1 बोलने के बजाय, और इसे I1 बोल दो, इस पॉइंट को फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को I2 बोल दो। तो क्या होगा, अच्छी तरह से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। I1 के x1 y1, सिमिलरली I2 के x2 y2, वो निकाल दोगे आप तो लाइन अच्छी तरह से क्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब नेम्स यूज करते हो तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से वेरिएबल के नाम यूज करो। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन?
I assume there are no doubts. Okay. 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 So previously it is clear. Okay. So some more problems are also come occurs. Okay. In this question paper also they have given one problem. So two questions paper. One more question paper. This is winter 18, summer 19. Okay. This is winter. Okay. This is winter 18 question paper. Here also they are asked. So in every question paper they are asking this particular line clipping algorithm. Okay. Generally they are repeating the problem. Okay, so here they have asked the algorithm. Okay, so what we have discussed. Okay, and then they have asked the clipping algorithm. Okay, sorry, example. This is the example. So I think same problem they have asked. Okay, they haven't changed the coordinates also. उन्होंने coordinates भी change नहीं किए, same problem है. तो आपको अच्छी तरह से एक problem करना है, तो उसी problem को जनरली repeat भी करते हैं वो लोग. केवल आपको टेक्निक अच्छी तरह से समझ लेनी है. I think it is clear to you. Okay, so now we will go to the next point, that is the text clipping. हम पॉलीगॉन क्लिपिंग बाद में देखेंगे, हम पहले टेक्स्ट क्लिपिंग देखते हैं क्योंकि वो थियोरेटिकल डिस्कशन है. Okay? So different types of text clipping. Okay. So there are many techniques of text clipping in the computer graphics. It depends upon the methods used to generate characters and requirements of particular application. So there are three methods that they are generally used. That is all or none string clipping, then all or none character clipping and text clipping. हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब क्या है. ठीक है. ठीक है. तो पहला टेक्निक जो है वो हम देखेंगे ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. ठीक है. तो यदि हमारा ये विंडो है, अब हमने देखा है विंडो मतलब क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं. ठीक है. ये हमारा यदि कंप्यूटर स्क्रीन है और यदि हम स्ट्रिंग प्लेस कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का क्या क्या हो सकता है. देखो, ऑल और नन का मतलब क्या है, यदि पूरा पूरा जो स्ट्रिंग है, पूरा जो वर्ड है, यो यदि कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल है तो हम उसे दिखाएंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे. तो ये स्ट्रिंग 1 है. तो आप यहाँ पर एक नाम पकड़ लो कि फुटबॉल, और यहाँ पर समझ लो हॉकी. ठीक है. तो फुटबॉल ये जो है वर्ड है वो क्या हो रहा है, कुछ पार्ट उसका इनविजिबल है, बाहर जा रहा है विंडो के, कुछ पार्ट विजिबल है मतलब विंडो के अंदर आ रहा है. तो फुटबॉल को हम रिजेक्ट कर देंगे. ऑल और नन दिखाना है तो पूरा दिखाओ, अदरवाइज पूरे को रिजेक्ट कर. ये लेकिन हॉकी का यदि यहाँ पर हॉकी वर्ड है तो हॉकी क्या है, पूरा विजिबल है, अंदर है विंडो के अंदर, तो हॉकी कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, हम उसे क्लिप करेंगे, दिखाएंगे. सो ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग क्या बोलता है, आइदर वी कीप द एंटायर स्ट्रिंग और वी रिजेक्ट एंटायर स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द क्लिपिंग विंडो. तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि जो कैरेक्टर दिखाई अंदर है, ओके, उसे हम दिखाएंगे, जो कैरेक्टर विजिबल सेक्शन के बाहर है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे. इस तरह से नहीं करेंगे. हमें पूरे स्ट्रिंग का, पूरे वर्ड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और सोचेंगे यदि पूरा वर्ड विजिबल पार्ट में है तो दिखाएंगे, पूरा वर्ड यदि विजिबल पार्ट में नहीं है तो उसे नहीं दिखाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. सो द मेथड इज वेरी इजी और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. ओके, तो आप केवल पढ़ के भी ये समझ में आएगा हर एक के. इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स अ थियोरेटिकल डिस्कशन. ओके, जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है. ठीक है. तो नेक्स्ट टेक्निक है ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग. अब हम स्ट्रिंग के बदले, वर्ड के बदले हम एक एक कैरेक्टर को ध्यान देंगे, एक एक कैरेक्टर का. तो यदि कैरेक्टर का हम यूज करेंगे तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 जो है वो तो पूरा विजिबल होगा. ओके, चेंजेस कहाँ पर आएंगे, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 3 में आएंगे. तो स्ट्रिंग 1 यदि हम सोचेंगे तो स्ट्रिंग 1 के अंदर कुछ कैरेक्टर विजिबल में आते हैं. ing1 विजिबल हो में आ रहे हैं, लेकिन str बाहर जा रहा है. आर तो थोड़ा विजिबल है, थोड़ा इनविजिबल है, तो बाहर जा रहा है. तो str को हम निकाल देंगे, ing1 को दिखाएंगे. सिमिलरली स्ट्रिंग 3 के अंदर भी वही हो रहा है. ओके, उसमें st बाहर जा रहा है, ring3 अंदर आ रहा है, तो उसे दिखाएंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे. दिस इज कॉल्ड एज द ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग. दिस इज द सेकंड टेक्निक, right? And the third technique is
तो पहले हम सेकंड टेक्निक कंप्लीट कर देते हैं. तो दिस क्लिपिंग मेथड बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स रादर देन एंटायर स्ट्रिंग. इन दिस मेथड इफ द स्ट्रिंग इज एंटायरली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो देन वी कीप इट. जैसे स्ट्रिंग 2 पूरा अंदर है तो हम दिखाए क्या करेंगे, उसे जैसे वैसे ही रखेंगे, दिखाएंगे हम. If it is a partially outside the window, then we reject only the portion of the string being outside. जो कैरेक्टर उस जो कैरेक्शन सॉरी जो कैरेक्टर विजिबल पोर्शन के बाहर आते हैं उसे रिजेक्ट कर देंगे, जो अंदर आते हैं उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो देन वी डिस्कार्ड द एंटायर कैरेक्टर एंड वी कीप द रिसेट स्ट्रिंग. ओके, सो फॉलोइंग फिगर शोज द टेक्स्ट क्लिपिंग. और लास्ट जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्लिपिंग करेंगे. तो लास्ट मेथड के अंदर टेक्स्ट क्लिपिंग करना मतलब क्या है कि जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे. ठीक है, देखो स्ट्रिंग टू तो पूरा दिखाई दे रहा है तो दिखा देंगे हम. अब स्ट्रिंग 1 के बारे में आप सोचेंगे तो ing1 ये जो पार्ट है, ये जो कैरेक्टर्स है वो कंप्लीटली विजिबल है, तो उस कैरेक्टर को हम दिखाएंगे. लेकिन आर जो है वो क्या है, पार्शियली विजिबल है, तो उस तरीके से हम आर को दिखाएंगे. कुछ पोर्शन अंदर दिखाएंगे, कुछ पोर्शन बाहर दिखाएंगे. सिमिलरली यस, यदि स्ट्रिंग 3 का अब आप सोचोगे तो स्ट्रिंग 3 के अंदर रिंग 3 जो कैरेक्टर्स है वो अंदर दिखाएंगे, लेकिन जो टी है वो कैसे है, पार्शली है, कुछ पार्ट बाहर है कुछ पार्ट अंदर है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम दिखाएंगे. दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट क्लिपिंग. तो इमेज ही दिखाएंगे, जैसे हमें दिखाई दे रही है बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे इमेज दिखाई दे रही है वैसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे. तो आउट ऑफ दिस 3 मेथड्स, ओके, फर्स्ट 2 मेथड्स आर समवॉट इजियर. ये जो पहले वाली 2 मेथड्स है वो बहुत इजी है कंपैरेटिवली. क्यों? पहले मेथड में तो पूरी स्ट्रिंग दिखानी होगी, अदरवाइज उसे रिजेक्ट करनी होगी. सेकंड मेथड में जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उसे दिखाना होगा, जो कैरेक्टर पार्टली दिखाई दे रहे हैं उसे रिजेक्ट करना होगा. ओके, तो उसमें क्या है, क्लियर कट आइडिया है आपको क्या विजिबल करना है, क्या आपको इनविजिबल करना है, उसका क्लियर कट आइडिया है. लेकिन जो थर्ड टेक्निक है टेक्स्ट क्लिपिंग, ओके, 3 टेक्निक्स है ना यहाँ पर. ओके, पहला सेकंड टेक्निक तो बहुत इजी. टेक्स्ट क्लिपिंग में क्या है कि हमें क्या करना है, जितना कैरेक्टर का पोर्शन दिखाई दे रहा है उतना ही दिखाना है हमें. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टी कैरेक्टर है वो यदि बाउंड्री पे प्रेजेंट है पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो टी का कौन सा पार्ट हमें अंदर दिखाना है और कौन सा पार्ट हमें रिजेक्ट करना है, बाहर दिखाना है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट. This is very difficult. Okay, so text clipping is more difficult, but this particular text clipping is currently using in the advanced digital signatures and all other things. So I think the idea is clear to you how the text clipping is performed. तो हम ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रिंग क्लिपिंग एंड कैरेक्टर क्लिपिंग का एक्सटेंशन और एडवांस वर्जन क्या है, ये थर्ड टेक्स्ट क्लिपिंग, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट कैरेक्टर का कितना पार्ट विजिबल में आएगा, कितना पार्ट इनविजिबल में आएगा. ठीक है, उसके लिए बहुत हायर बाउंड एल्गोरिदम्स है, वो हमारे करिकुलम में नहीं है. लेकिन यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ अच्छा नया करना चाहते हो तो ये एल्गोरिदम्स बाद में देख सकते हो. इट इज पॉसिबल. Okay, so any doubts on these text clipping methods? If you have any doubt, you can ask me. Yes, I have erased. So I am waiting for your response only. If you have any, if you don't have any doubt, we will go to the next point. Okay, no issue.
So you can take 2 points for your homework. Okay, this is theoretical points only. So what we have done is we have previously seen or we have previously discussed about these points also. I have shared some video material about it also. If you haven't gone through it, okay, now you can go through it, no problem with it. Okay, the first point is because they are repeatedly asking these theoretical points. Okay, in every question paper they are asking this method. तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं थियरी क्वेश्चन, तो उसका अब आप यदि एक बार नोट बना के रखोगे तो बाद में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझ के रखोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, तो लिख के लो, नोट डाउन करके लो. द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट वन इज द differentiate between differentiate between random scan and raster scan. So this is theoretical point what we have discussed in the first lecture only, sorry, initial lecture, first chapter 1 only. Okay, so differentiate between random scan and raster scan. So they have given differentiation points also here. You can go through these points. They have given number of points, 8 to 9 points. Okay, you have to write down only 4 points. Okay, because it is only for a 4 marks. So you can refer winter 18 paper solution, and in that they have given in question number 2A they have given this particular thing. So you can get a ready solution. Already these points are discussed. Okay, so if you haven't gone through it, you can go through it. Okay, and you can make a note on it. To understand it and make a note on it. So because currently you are having a good time, you can make a note on it also. And it will be beneficial for your unit test also, because some questions may be asked, MCQs may be asked from these points. Right? This is first part. And the second thing is that what you can do is, okay, we can make a note on explain stroke method and bitmap method. About this also, I have shared some material. Okay, you can go on through this material. Again, this is a purely theoretical point. Bitmap is a dot matrix method, whereas stroke method is a text written by the human being. It follows the DD algorithm and so on. So it is purely theoretical discussion. You can make a note on this particular point. Okay. So any doubt in this particular things, you can easily make a note on it. One more thing you can you can make a note on. The third thing is compare or compare between bitmap graphics and vector based graphics. Again, this particular point is given in same question paper, winter 18 paper, in question number 4A. You can refer these things. Okay, you can add some more points also. If you use some internet material, you will get some more points. And this is very common point. Okay, this is not, this comes under a fundamentals of computer only. Yes, in some banking examination also they are asking about this particular bitmap graphics, vector based graphics also. Though they are not computer engineers, they are BA or BCom graduates only, but they are asking questions based on these things. So at least you should know about it. Okay, तो उसके लिए भी आपको ये काम आएगा. कोई एग्जाम देनी होगी तो उसके बारे में भी आप इनसे यूज कर सकते हैं. इसके लिए भी एक नोट बना के रखो, अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, और ये केवल पहले इनिशियल सेशन का ही है, तो आपको एग्जाम के समय भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय भी ये काम आएगा. Make a note on all these three things. It will be beneficial. एग्जाम के समय हम नोट बनाते हैं, उसके बदले हम अभी बना के रखेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, दिक्कत नहीं आती. और ये रेडीली अवेलेबल है पेपर सॉल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, then try to solve problems on Cohen-Sutherland algorithm. Write down the algorithm. Okay, it is given here, and then try to solve problems. So in the next session, what we can do is we try to see the curve generation techniques. Then we try to discuss the Poch curve and all these things, and line interpolation algorithm. And after that, we will take up the numerical problems. Okay, I know that some numerical problems we have to solve it. Okay, on the rotation and so on. Okay, because okay, this type of problem, consider a square, okay, and then rotate the square 45-degree anti-clockwise about a point. Okay. So this is somewhat difficult. Okay, so or complicated thing. So I will try to discuss it. Okay, we have discussed the rotation, but I will try to solve these problems.
तो थियोरेटिकली आप कभी कभी बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, और इसमें मिस्टेक करते हैं। डिग्री स्टूडेंट भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम रोटेटेड ट्रायंगल डिफाइंड बाय दिस, ओके, बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें भी मिस्टेक करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बनाई गई है, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने इसके बारे में डिस्कशन इसके पहले किया है, लेकिन हम फिर से एक बार करेंगे, वो काम आएगा हमारे लिए। ओके, वी हैव डिस्कस दिस बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हम हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या है, हम कर्व जनरेशन टेक्निक्स हमें देखनी है। कोच कर्व के बारे में देखना है, बेजियर कर्व के बारे में देखना है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखने हैं, जैसे ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और उसके बाद हमें इस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स है, जो हमें फिर से एक बार देखने की जरूरत है, उसे हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो कर्व जनरेशन की टेक्निक्स और उसका डिस्कशन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो वी हैव टू डिस्कस दैट पार्ट। और वन मोर थिंग दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है पैरेलल प्रोजेक्शन में, वो हमें देखने पड़ेंगे। आज तक जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं कि उसमें पॉलीगॉन क्लिपिंग के ऊपर पूछा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे नहीं पूछेंगे। यदि हमारी ऑफलाइन एग्जाम हो गई तो ये पूछ सकते हैं, थियरी डिस्कशन में आ सकता है। तो हम पॉलीगॉन क्लिपिंग का जो एल्गोरिदम है उसे भी हम टारगेट करेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से लेक्चर प्लान करनी होगी। कुछ लेक्चर में रिकॉर्डेड आपको भेजूंगा, कुछ लेक्चर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो जब जब होंगे तब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑनलाइन सेशन में ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके हिसाब उससे क्या होगा कि आप लोग लाइवली उसका इंटरेक्शन करने आएगा और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। आपको कुछ डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि अभी भी 2-3 मिनट बाकी है। और कोई पॉइंट में डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, एज फार एज एग्जाम इज कंसिडर, यूनिट टेस्ट 1 इज कंसिडर, ओके। जो भी हमने पॉइंट्स देखे हैं उसके ऊपर यूनिट टेस्ट होगा, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का हम आप यदि सोचोगे तो डेटा स्ट्रक्चर में करीबन हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो सारे पॉइंट्स पर नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके, पहले 3 यूनिट्स पर ही हम फोकस करेंगे और उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिसाब से आप स्टडी करो। ठीक है, तो पहले 3 यूनिट्स मतलब क्या आएगा, बेसिक्स इंट्रोडक्शन है डेटा स्ट्रक्चर का, उसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है, और उसके बाद स्टैक एंड क्यू है। तो लिंक लिस्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है ट्री एंड ग्राफ, यदि हमने डिस्कस भी किया है फिर भी हम उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इस समय, पहले 3 यूनिट्स पे ही क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, जनरली भी फोकस ऑन ओनली फर्स्ट 3 यूनिट्स। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है और 20 मार्क का है। उसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे आपको, और उसमें से कोई भी 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए कोई भी पेपर सॉल्यूशन की, सॉरी, मॉडल क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू के, आपको केवल अच्छी तरह से स्टडी करना है और उसे करेक्टली आंसर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप स्टडी करो, पहले 3 यूनिट हर एक सब्जेक्ट के स्टडी करो, और कुछ आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप मैनुअल से स्टडी कर सकते हो, जो भी रीडिंग मटेरियल आपको भेजा गया है उससे स्टडी कर सकते हो, और रिकॉर्डेड सेशन है उससे भी स्टडी कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट that particular examination. It will be very easy. Okay, but you have to study it. Okay, don't take it casually, you have to study it. Okay, प्रैक्टिकल के बारे में, तो प्रैक्टिकल तो हम कंडक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से, तो लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि हमें कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए। तो जिनके पास डेस्कटॉप है घर पर और लैपटॉप है, वो लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कोड्स को। तो मैं जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के जो